एक बार की बात है, रायगढ़ गांव में एक 7 साल की लड़की नेहा अपनी माता रेनू और पिता अशोक के साथ रहती थी। रेनू नेहा को रोज रात को सोते समय परियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिस वजह से नेहा के दिमाग में परियों की जादुई बातें भरती गई और नेहा यही सोचती थी कि असल जिंदगी में भी परियां होती है और परियां एक न एक दिन उससे जरूर मिलने आएगी। एक दिन की बात है, नेहा अपनी माँ से रात को कहानी सुन रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच में परियां होती हैं? ये मुझसे मिलने आएंगी? नेहा की माँ रेनू मुस्कुराते हुए बोलती है ये तो नहीं पता मुझे बेटा, मगर जो बच्चे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता की बात मानते हैं और अच्छे काम करते हैं, परियां उन बच्चों से बहुत खुश होती है और उन बच्चों से मिलने भी आती है। सच में माँ, जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, परियां उनसे ही मिलने आती हैं। माँ, मैं अब से आपका सारा काम करूँगी और आपकी सारी बात मानूंगी। बस मुझे परियों से मिलना है, क्योंकि इस बार मैं अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना चाहती हूँ। रेनू नेहा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नेहा से कहती है, क्या बादलों में जन्मदिन? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ? परियां तो जादुई होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं और मुझे अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाना है। रेनू नेहा की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रेनू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परियों की कहानी सुनाने की वजह से नेहा को परियों की कहानी सच लगने लगी। अगली सुबह रेनू अपने पति अशोक से परेशान होते हुए कहती है, अशोक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। नेहा ने अजीब सी रट लगा रखी है। क्या कह दिया नेहा ने? नेहा कह रही थी कि उसे अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना है। अब बादलों में केक कहाँ से आएगा? रेनू, ये सब तुम्हारी परियों की कहानी की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि नेहा को जादुई परियों की कहानी कम सुनाया करो, क्योंकि उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। देख लिया ना तुमने नतीजा। अब कैसे समझाएंगे हम नेहा को? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, उसका जन्मदिन आने दो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त रोशनी के साथ खेल रही थी, तो रोशनी नेहा से कहती है, नेहा, तुम्हारा तो अब जन्मदिन आने वाला है ना, तुम मुझे बुलाओगी ना अपने जन्मदिन पर? नहीं रोशनी, इस बार मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर नहीं बुला पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन इस बार बादलों में केक काट कर मनाऊंगी। तो तुम वहाँ कैसे आ पाओगी? अरे नेहा, तुम क्या कह रही हो? तुम अपना जन्मदिन बादलों में कैसे मना सकती हो? तुम क्या कोई परी हो? नेहा जोरों से हंसने लगती है और रोशनी से कहती है मुझे पता है, पर तुम देखना, इस बार परियां मेरा जन्मदिन मनाने के लिए खुद आएंगी और वो बादलों में केक भी बनाएंगे मेरे लिए। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? नहीं रोशनी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो तुम देख लेना, इस बार मेरा जन्मदिन परियां बादलों में केक काट कर मनाएंगी। नेहा ये कहकर घर पर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो मेरे जन्मदिन में बस एक ही हफ्ता रह गया है, परियां क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना है। नेहा की बात सुनकर रेनू थोड़ी हैरान होकर नेहा से प्यार से कहती है, बेटा, परियां नहीं होती है, मैं तो बस तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो अपना जन्मदिन इस बार बादलों में ही मनाना है। बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाएंगे। पर नेहा रेनू की बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और नेहा का जन्मदिन आ जाता है। वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो परियों से मिलना चाहती थी। उसे खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, पर उन्हें डर था कि अगर परियां नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने परियों को देखा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा और शाम हो गई। शाम के समय रेनू नेहा से कहती है, नेहा, चलो बेटा, केक खरीदने चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा केक काटना है ना। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा केक तो परियां लेकर आएंगी और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा जन्मदिन बादलों में मनेगा, तो बादलों में ही मनेगा। बस मैं इंतजार करूंगी। अरे बेटा, असलियत में परियां नहीं होती है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी।
तभी वहाँ अशोक आ जाता है और नेहा से कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सब तो बस कहानियों में होता है, असलियत में नहीं होता बेटा। चलो अब केक लेने चलते हैं, वरना ज्यादा शाम हो जाएगी और तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। नेहा रोने लगती है और अशोक से कहती है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा जन्मदिन तो परियां ही मनाएंगी, मैं उनका इंतजार करूंगी। और ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रेनू और अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उनके घर में तेज रोशनी पड़ती है और 4 परियां उनके घर पर आ जाती है। परियों को देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं और नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, देखो परियां आ गईं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरा जन्मदिन परियां ही मनाएंगी। पहली परी का नाम बाल परी, दूसरी का नाम गुलाबी परी, तीसरी परी का नाम प्रिया परी और चौथी परी का नाम चांदनी परी होता है। तभी बाल परी नेहा से मुस्कुराते हुए कहती है, नेहा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। तुम हमें इतने दिनों से याद कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। पर आप लोगों ने इतनी देर क्यों की आने में? आप पहले भी आ सकती थी ना। तभी दूसरी परी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा, हमें तो तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए हम इतनी देर से आए। वैसे तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरा जन्मदिन मनाएंगी ना? तभी तीसरी परी प्रिया परी नेहा से कहती है, हाँ नेहा, क्यों नहीं, तुमने जैसा कहा था वैसा ही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तभी चौथी परी चांदनी परी ने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अब तुम्हारा जन्मदिन बादलों में ही मनाएंगे। तुम हमारे साथ चलो और आप लोग भी चलिए। इसके बाद परियां अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को बादलों में लेकर चली जाती है। बादलों में जाने के बाद बाल परी नेहा से कहती है, नेहा, हमने तुम्हारे लिए केक बनाया है। और ये कहकर वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर 4 केक प्रकट हो जाते हैं। नेहा केक को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, बादलों में केक। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाऊंगी और बादलों में ही केक काटूंगी। नेहा की माँ रेनू खुश होते हुए नेहा से कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तभी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा, चलो अब तुम केक काटो, फिर तुम्हें एक और जादू देखने को मिलेगा। एक और जादू? क्या आप सच कह रही हैं? तभी प्रिया परी बड़े प्यार से नेहा से कहती है, हाँ नेहा, वो सरप्राइज तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट होगा। अब जल्दी से चारों केक काटो। परियों की बातें सुनकर नेहा केक काटने लगी। जैसे ही नेहा केक काटती है, वो केक घरों में बदल जाता है। ये देखकर नेहा और उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। तभी चांदनी परी नेहा से कहती है, कैसा लगा नेहा तुम्हें हमारा गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। मैं बहुत खुश हूँ इस सरप्राइज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परियों, आपने मुझे इतना अच्छा केक घर गिफ्ट किया। बाल परी नेहा से कहती है, तुम इस केक के घर में आराम से रहना। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। क्या आप सच कह रही हैं? पर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? तभी प्रिया परी नेहा से कहती है, आज की रात आप लोग इन घरों में आराम से रह सकते हो। इन सभी घरों में आपकी सारी जरूरत की चीजें होंगी। इसके बाद नेहा और उसके माता पिता केक के घर में जाते हैं। वो घर अंदर से दिखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान होता है। परियां भी उनके साथ केक के घरों में जाती है और सब मिलकर नेहा का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो चांदनी परी नेहा से कहती है, नेहा, अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। ठीक है परी जी, लेकिन आप मुझसे मिलने आते रहना। मैं आपको बहुत याद करूंगी। जरूर नेहा, तुम जब भी हमें दिल से बुलाओगी तो हम लोग तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद परियां अपनी छड़ी से उन्हें पृथ्वीलोक पहुंचा देती है और जब वो लोग देखते हैं तो वो अपने बिस्तर पर होते हैं। नेहा को समझ आ जाता है कि ये सब परियों ने किया है और अब नेहा खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक समय की बात है, सुनैना अपने पिता रामलाल, अपनी सौतेली माँ निर्मला और अपनी सौतेली बहन नताशा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुनैना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी।
और साथ ही साथ रामलाल की लाडली भी थी। इसलिए निर्मला और नताशा को सुनैना फूटी आंख नहीं सुहाती थी। क्योंकि दोनों बहनें ही जवान थी, इसलिए रामलाल दोनों के लिए ही शादी के रिश्ते ढूंढ रहा था। परंतु क्योंकि सुनैना नताशा से कुछ साल बड़ी थी, इसलिए पहले उसके रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। लेकिन निर्मला कभी नहीं चाहती थी कि सुनैना की शादी हो, इसलिए वो हर बार जब भी कोई लड़का सुनैना को देखने आता था तो वो कुछ न कुछ करके उसे भगा देती थी। और इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने की सोच रही थी। मम्मी, आपको पता चल गया ना? पापा ने कहा है कि कल उस सुनैना को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। इस बार आपने क्या सोच रखा है? तू चिंता मत कर, मैंने बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है। इस सुनैना की शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। अगर इसकी शादी हो गई तो हमारी परमानेंट नौकरानी यहाँ से चली जाएगी और हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। वैसे आपका प्लान क्या है? तू चिंता मत कर, बस तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला लड़के वालों के आने से एक रात पहले ही जब सुनैना अपनी कमरे में सो रही होती है, तभी निर्मला होली का पक्का रंग लेकर सुनैना के चेहरे पर लगा देती है और चुपके से अपने कमरे में लौट आती है। फिर ऐसी ही सुबह हो जाती है। रामलाल लड़के वालों के आने की तैयारी करने लगता है और निर्मला भी साथ में ऐसे हाथ बटाने लगती है जैसे वो कितनी खुश हो। निर्मला, चाय नाश्ता सब तैयार है ना? हाँ जी, सब कुछ तैयार है। और मेरी बेटी सुनैना, उसे किसी ने तैयार किया है या नहीं? पता नहीं जी, मैं तो सुबह से ही तैयारी में लगी हूँ, मैं उसके कमरे में नहीं गई। ठीक है, मैं ही जाकर देख लेता हूँ। रामलाल जब सुनैना के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुनैना एक कोने में बैठकर रो रही है। क्या हो गया बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? ये देखो पापा, किसी ने मेरे चेहरे पर पक्का रंग लगा दिया है और मैंने इसे कितना धोने की कोशिश की पर ये निकल ही नहीं रहा है। ऐसी हालत में मैं लड़के वालों के सामने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये किसने किया? ऐसा दुष्ट काम कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये रंग नहीं निकल रहा है। रामलाल अलग अलग नुस्खे से सुनैना के चेहरे पर लगा पक्का रंग निकालने की कोशिश करता है, पर कोई असर नहीं होता और इतने में ही लड़के वाले आ जाते हैं। कुछ देर तो रामलाल उन्हें नाश्ते में व्यस्त रखता है, लेकिन फिर वो लड़की को देखने की जिद करने लगते हैं और रामलाल को ना चाहते हुए भी सुनैना को उस हालत में लड़के वालों के पास ले जाना पड़ता है। अरे भाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हम यहाँ लड़की से रिश्ता जोड़ने आए हैं, जोकर से नहीं। अरे बहन जी, बात ये है कि गलती से मेरी बेटी के चेहरे पर किसी ने पक्का रंग लगा दिया है। आप चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में उतर जाएगा। इसे देखकर तो लगता है कि ये अभी भी बच्चों के साथ होली ही खेलती रहती है। भाई साहब, हमें हमारे घर के लिए जिम्मेदार बहू चाहिए, ना कि कोई 5 साल की बच्ची। हमें माफ कीजिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और सुनैना का ये रिश्ता भी नहीं होता। इस बात से रामलाल और सुनैना तो दुखी होती ही हैं, परंतु निर्मला और नताशा बहुत खुश होते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामलाल निर्मला के पास आता है और कहता है, निर्मला, मुझे सुनैना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का बैंक में मैनेजर है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो सुनैना की जिंदगी संवर जाएगी और उन्हें तो सुनैना की फोटो भी बहुत पसंद आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन वो लोग आने कब वाले हैं? यही कुछ 2-3 दिन में। उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं बताया है, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्या पता वो आज ही आ जाए या फिर कल। आप चिंता मत कीजिए, मैं लगभग सारी तैयारी करके रखूंगी। इसके बाद रामलाल वहाँ से चला जाता है और नताशा अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, आपने तो लगभग सारे तरीके अपना लिए हैं, अब इस बार आपका क्या ख्याल है? बेटा, इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे सुनैना का ये रिश्ता नहीं बल्कि आगे आने वाले सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और इससे कोई शादी नहीं करेगा। निर्मला मन ही मन एक बहुत ही बुरी योजना बना रही होती है और फिर अगले ही दिन लड़के वाले घर पर आ जाते हैं। निर्मला नताशा को उन लोगों को चाय नाश्ता करवाने के लिए बोलती है और इतनी देर में वो सुनैना को तैयार करती है और उसे जूस पिलाती है और फिर बाहर आकर लड़के वालों के साथ बैठ जाती है।
आप लोग चिंता मत कीजिए, ये आने ही वाले हैं। आप लोगों ने कोई समय नहीं बताया था, इसलिए इन्हें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। बाकी ये थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। अरे बहन जी, हमें खुद नहीं पता था। हमारा बेटा खुद इतना बिजी रहता है कि समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। आज का समय निकल पाया, इसलिए हम आज आ गए। वैसे बहन जी, आपको लड़की के बारे में सब कुछ पता तो है ना? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी लड़का उससे शादी कर रहा है वो उसकी सच्चाई जानकर शादी करे। कैसी सच्चाई बहन जी? बात ये है कि मेरी बेटी सुनैना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लड़के की माँ और लड़का ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और तभी सुनैना वहाँ पर हाथों में चाय लिए आ जाती है। फिर सुनैना जैसे ही चाय देने के लिए आगे बढ़ती है, उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। और ये सब देखकर लड़के वाले खड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ पर रामलाल आ जाता है। भाई साहब, हमें विश्वास नहीं हो रहा, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अरे भाई साहब, अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। आपकी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और देखिए, अभी भी मिर्गी के दौरे की वजह से जमीन पर गिर गई है। आप हमें अपनी बीमार बेटी सौंपना चाहते थे ताकि आपका बोझ हमारे सर पर आ जाए, लेकिन अब हमें सच्चाई पता चल चुकी है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। रामलाल बिना कोई प्रश्न किए सबसे पहले सुनैना को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसे होश में लाता है। बेटा, तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं पापा, मैं तो उन लोगों को चाय देने जा रही थी, फिर अचानक से ही मेरे हाथ पाँव कांपने लगे और फिर मैं बेहोश हो गई। सुनैना अपनी सौतेली माँ के छल के बारे में नहीं जानती थी। उसे ये पता नहीं था कि निर्मला ने जो उसे जूस पिलाया था, उसी में निर्मला ने बेहोशी की दवाई मिला रखी थी। निर्मला, तुम बताओ हुआ क्या था? और उन लोगों को ये कैसे लगा कि सुनैना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? उन्हें ये किसने बताया? मुझे नहीं पता जी। सुनैना जिस तरीके से बेहोश हुई, शायद उसे ही देखकर उन्हें लगा कि सुनैना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बेचारा रामलाल दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। और कुछ ही दिनों में सुनैना की मिर्गी के दौरे की बात काफी ज्यादा फैल जाती है और सुनैना के लिए आने वाले रिश्ते एक एक करके वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर सुनैना भी बहुत दुखी हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपनी सौतेली माँ से कुछ बात करने के लिए उसके कमरे में जा ही रही होती है कि तभी वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की बात सुन लेती है। देखा, मैंने कहा था ना कि इस बार कुछ इतना बड़ा करूँगी कि इसके लिए आने वाले हर रिश्ते उल्टे पैर लौट जाएंगे। सही बात है माँ, आप हर बार एक एक करके हर रिश्ता तोड़वाती थी, लेकिन आपने इस बार ऐसा सिक्सर मारा जिससे एक बार में ही सारे रिश्ते वापस चले गए। आप तो सच में सुपर डुपर हो। उन दोनों की ये बात सुनकर सुनैना का दिल टूट जाता है और वो आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाती है और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाती है। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया नदी की तरफ बढ़ रही है और नदी में गिरने वाली है। सुनैना जल्दी से जाकर उस बुढ़िया को बचा लेती है। माँ जी, ये अब क्या करने जा रही थी? सामने नदी है और आप उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। माफ करना बेटा, वो मैं अंधी हूँ ना, इसलिए मुझे दिखाई नहीं देता। मैं फूल बेचने का काम करती हूँ और इसलिए मैं मंदिर जा रही थी, लेकिन लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देती हूँ। इसके बाद सुनैना उस अंधी फूल वाली अम्मा को हाथ पकड़कर मंदिर तक पहुँचा देती है। बेटा, मंदिर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ही मैं अपनी दुकान लगाती हूँ। कृपया करके मुझे वहाँ तक छोड़ दो। सुनैना उस अम्मा को उस पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देती है और फिर मंदिर में चली जाती है। वहाँ वो थोड़ी देर बैठती है और फिर प्रसाद लेकर उस अम्मा के पास आती है और उन्हें वो प्रसाद देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, ये प्रसाद खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। सुनैना को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो फूल वाली अंधी अम्मा अपनी बात जारी रखती है। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
ये लो, ये फूलों की माला अपने पास रखो। और हाँ, ये कोई मामूली फूलों की माला नहीं है, बल्कि जादुई माला है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और इसे पहनने के बाद जो भी लड़का तुम्हें देखने आएगा वो झट से हाँ कर देगा और ये माला तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से भी बचाएगी। माँ जी, मुझे नहीं पता कि आपको ये सब कुछ कैसे पता है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुनैना उस फूल की माला को लेकर अपने घर जाती है और फिर अगले ही दिन सुनैना के लिए एक रिश्ता आ जाता है। लड़के वाले सुनैना को देखने घर आते हैं और निर्मला फिर से उन लड़के वाले को भगाने के लिए वही प्लान बनाती है और एक जूस में दवाई मिलाकर सुनैना के कमरे में ले जाती है। परंतु जैसे ही वो सुनैना के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि सुनैना पहले से ही तैयार हो चुकी है और वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसके आगे बड़ी बड़ी परियां भी फेल हो जाए। फिर भी निर्मला सुनैना के पास जाती है और सुनैना को वो जूस देती है। ये ले बेटा, ये जूस पी ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। सुनैना सब कुछ जानती थी, लेकिन उसे उस जादुई फूलों की माला पर विश्वास था, इसलिए वो उस जूस को पी लेती है और फिर लड़के वालों के पास जाती है। लड़के वाले सुनैना को देखते ही पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। परंतु निर्मला को हैरानी हो रही होती है कि उसके जूस ने काम कैसे नहीं किया और वो इसी बारे में नताशा से बात कर रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस जूस ने काम क्यों नहीं किया। उस जूस को पीते ही 10 मिनट के अंदर सुनैना को बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए माँ, क्योंकि मेरे पास ये जादुई फूल की माला थी। माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैंने आपको कभी सौतेली माँ का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आपने हमेशा मुझे सौतेली बेटी की तरह देखा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। तुमने मेरी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसे लोगों के सामने इतना बदनाम किया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ कहाँ जाएंगी? केवल तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम भी। तुम दोनों के दोनों मेरे घर से निकल जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। शांत हो जाओ पापा, मैं जानती हूँ इन दोनों ने जो किया वो गलत है, लेकिन इन्हें ऐसे घर से निकालना सही नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप भी इनके जैसे ही बन जाएंगे। कृपया करके इन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर दीजिए। सुनैना की बात सुनकर निर्मला और नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो सुनैना से अपने किए के लिए माफी मांगती है। और फिर कुछ दिनों बाद सुनैना की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है और फिर वो अपनी आगे की जिंदगी ऐसी ही हंसी खुशी बिताती है।